Yeah, I'm trying to real. मैच क्या हो रहा है ये? Sorry, had a technical problem. Now it's resolved. मैच मेरे ख्याल तुमने बोर्ड नहीं किया होगा इनको. Okay, so let's start. सर कहाँ चले गए थे आप? यार ये मेरा थोड़ा लैपटॉप मसला कर रहा था, ये इसकी जो ना बिल्कुल ही डेड हो गया था. सो मैं ये एक्सटेंशन बोर्ड लेने चला गया था ताकि मैं इसको थोड़ा चार्ज कर सकूँ. अच्छा ठीक है. एनीहाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास. ठीक है, आज हम जो है वो अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. प्रीवियस जो हमारा चैप्टर था दैट वाज योर साउंड. वो चैप्टर जो है वो मैंने आपका लास्ट टाइम फिनिश करवा दिया था. उसके वही आप जो है वो थोड़े बहुत टॉपिक्स थे जो कि आपने विजिट करने थे. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर. ये जो आपका नया चैप्टर है इसका जो नाम है दैट इट्स नेम इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. तो वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर जो कि आपका है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. So our today's topic is today's topic is static electricity. This is your new chapter. ये आपका नया चैप्टर है जो कि आज हम स्टार्ट करेंगे. As you can easily see कि जो static electricity है it is a combination of two word. एक इसका जो word है that is your static जिसका मतलब आपका होता है rest, और एक इसका मतलब एक आपके पास है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि यू कैन से कि इलेक्ट्रिक करंट. ये जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है दैट इज बेसिकली योर चार्जेस. ये आपकी चार्जेस होती हैं दैट आर फ्लोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सो व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about charges at rest. ठीक है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हैज द मीन रेस्ट चार्जेस. सो वी स्टडी चार्जेस एट रेस्ट. तो आप जो चार्जेस को रेस्ट पे स्टडी करते हैं वी स्टडी इन दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कि आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस. नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें टाइप्स ऑफ चार्जेस. अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस. दो टाइप की आपकी चार्जेस होती हैं. एक आपकी जो होती है दैट इज़ योर पॉजिटिव चार्ज, एक आपकी होती है इसमें नेगेटिव चार्ज. अच्छा, ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है दैट इज़ बेसिकली कंसिडर्ड एज प्रोटॉन. प्रोटॉन जो आपका होता है इट हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज. जब भी हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज की सो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट अ प्रोटॉन. सिमिलरली जो आपका न्यूक्लियस होता है दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज. तो अगर आप पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो न्यूक्लियस जो होता है दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव चार्ज. इसके अलावा यू मस्ट हैव ऑल्सो हर्ड अबाउट आइंस. तो आपको जो पॉजिटिव आइन होता है दैट पॉजिटिव आइन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ओके. सो पॉजिटिव आइन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव चार्ज. तो जितने भी आपकी चीज़ें जो मैंने आपको ये बताई हैं पॉजिटिव चार्ज की, प्रोटॉन, न्यूक्लियस एंड पॉजिटिव आइंस, ऑल दीज आर योर पॉजिटिव चार्ज. ये सारे आपके पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किए जाते हैं. देन वी हैव द नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज में क्या होता है आपके पास? नेगेटिव चार्ज में वी हैव इलेक्ट्रॉन एंड वी हैव द नेगेटिव आइन. इलेक्ट्रॉन और जो आपका ये नेगेटिव आइन है दीज टू आर योर नेगेटिव चार्ज. ये दोनों जो आपके वो नेगेटिव चार्जेस कहलाती हैं. अच्छा, ये जो इनको नाम दिया जाता है कि आपको जो प्रोटॉन, न्यूक्लियस और पॉजिटिव ये जो आइंस हैं जिनको हमने पॉजिटिव नाम दिया है या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को हमने नेगेटिव नाम दिया है, ये सब नाम जो है हमने वो रैंडमली दिया है. दिस इज़ जस्ट योर कन्वेंशन. ठीक है, ये आपका बिल्कुल कन्वेंशन है. स्टार्टिंग में जब ये चार्जेस डिस्कवर की गई थी तो ड्यूरिंग द डिस्कवरी ऑफ दीज चार्जेस वट एवर नेम एंड वट एवर चार्ज वॉज गिवन टू देम, उस चार्ज को फिर जो उन्होंने यू कैन से कि यूनिवर्सल बना दिया है
और उसके बाद फिर देन वी हैव अनदर थिंग एज वेल, जिसका मतलब होता है देयर इज़ नो चार्ज। नो चार्ज जो आपकी होती है दैट इज़ कॉल्ड योर न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो आपका होता है जो कि न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होती है। अच्छा, इस पर भी हम बात करते हैं आइंस की। आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट हैव स्टडीड दिस आइंस इन केमिस्ट्री एज वेल। आइंस क्या होते हैं कि जब भी कोई आपके पास एटम है, व्हेन एवर यू हैव एन एटम, वो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो बाय लूजिंग और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन एन एटम इज कन्वर्टेड इनटू एन आइन। एटम जो आपके वो आइन में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव एन एटम, अगर वो एटम आपका जो है वो इफ़ दैट एटम इज गोइंग टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अच्छा, बाय डिफॉल्ट आपका जो न्यूट्रल एटम होता है, इट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड इट्स न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो जब ये दोनों आपके बराबर होते हैं प्रोटॉन। जी सर, बच्चों को ऐड कर दें। ओके, उमर अली है बस, और किसको ऐड करूँ यार? फिजर। ओके, फिजर। एनीवन एल्स? सर पता नहीं, और होंगे तो कर लें, पता नहीं, मुझे नहीं पता। चलिए, एनी मुझे पता नहीं चल रहा था। सो वी वर टॉकिंग अबाउट आइंस। तो यूजली आपको जो भी एटम होता है, ऑल द एटम्स आर न्यूट्रल। व्हाई दे आर न्यूट्रल? बिकॉज दे हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present inside the nucleus and they have equal number of electrons revolving around the nucleus. So if these numbers are equal, then we say that your atom is nucleus. But once an electron is lost or an electron is gained by the orbit, in that case an ion is formed. Let's suppose if we have an atom, if we have a neutral atom, so whenever that neutral atom is going to lose an electron, by losing electron, the number of electron will become will be lowered, will reduce, and the number of proton will increase. So by losing an electron, an atom become positively charged. Similarly, whenever we are making a positive ion, whenever we are making a positive ion, okay, in case of a positive charge, इलेक्ट्रॉन आपको जो होता है दैट इलेक्ट्रॉन गॉट लॉस्ट। इलेक्ट्रॉन आपको जब उसके न्यूक्लियस, उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट से निकल जाता है, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो दैट बिकम्स अ पॉजिटिव आयन। इफ़ यू वांट टू मेक अ नेगेटिव आयन, तो नेगेटिव आयन के लिए क्या करते हैं, आपको जो एटम होता है उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में स्पेस खाली होती है और वो उस स्पेस में क्या करते हैं, इट गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सम अदर सोर्स। तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, तो उसके जो ऑर्बिट्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है और न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो आपके उतने ही रहते हैं, जिसकी वजह क्या होता है कि वो जो आपका एटम होता है दैट एटम बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। तो आइंस जो आपके होते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय गेनिंग एंड लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर द पार्टिकल्स दैट कैन मूव सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन ही आपके वो वाहिद पार्टिकल हैं जो कि या तो गेन हो सकते हैं या फिर वो लूज़ हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई और ऐसा पार्टिकल नहीं है जिसको कि आप गेन कर सकें या लूज़ कर सकें। यूजली जो है वो कुछ बच्चे जो है वो इस चीज़ को काफ़ी कंफ्यूज करते हैं कि अगर कोई पार्टिकल आपका पॉजिटिवली चार्ज हुआ है, इफ़ अ पार्टिकल हैज़ बिकम अ पॉजिटिव चार्ज, देन द थिंग ऑफ दिस दैट उस पार्टिकल ने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज एब्जॉर्ब किया या पॉजिटिव चार्ज गेन किया है। सो पॉजिटिव चार्ज होती है दैट आर नेवर गेन्ड एंड दे आर नेवर पॉजिटिव चार्ज आर नेवर गेन्ड एंड दे आर नेवर एब्जॉर्ब। रीज़न उसका यह है कि जो पॉजिटिव चार्जेज हैं, दीज पॉजिटिव चार्जेज आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। पॉजिटिव चार्जेज हैं वो आपकी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती हैं, दे आर इन द न्यूक्लियस एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज ए न्यूक्लियस, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव चार्जेस को न्यूक्लियस में से निकालेंगे तो उसको निकालना एक तो काफ़ी डिफिकल्ट है। एंड वंस यू हैव रिमूव्ड अ प्रोटॉन और अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो उससे होगा क्या कि आपका जो एटम होगा दैट एटम विल बिकम अनस्टेबल और फिर वो जो आपका फिर वो उस पर जो है आपका इट कैन कॉज सम सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोजन एज वेल। So it can cause some sort of explosions as well. So usually आपके जो आइंस होते हैं, those ions are formed by gaining and losing of electron. अगर तो कोई एटम आपका है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो इट विल बिकम अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स आर द ओनली पार्टिकल्स जिनकी मोशन की वजह से
आपको जो एटम है वो या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। सेम फिनोमेना अप्लाइज फॉर एनी बॉडीज एज वेल। डिफरेंट आपकी जो बॉडीज होती हैं दे आल्सो गेट चार्ज, और वो जब आपकी चार्ज होती हैं सो दे आर चार्ज बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिर्फ और सिर्फ आपका इलेक्ट्रॉन होता है जो कि मूव करती है, जिसकी वजह से आपके जो पार्टिकल हैं वो या तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं या फिर आपके नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर कि इलेक्ट्रॉन्स आर द ओनली पार्टिकल्स that makes a body positively charged or negatively charged. Now any question up till here? Anyone? Okay, so बेटा I can't hear you, आपकी आवाज़ काफ़ी फ्लक्चुएट कर रही है। Come again. Come again or type in the chat box. Yes, still can't hear you better. Why can't you write in the chat box? क्योंकि आपकी आवाज़ मुझे सही नहीं आई। ओके, एक्सप्लोजन वाला पार्ट मैंने आपको ये बताया था कि यूजुअली जो आपका एटम होता है वो स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ इट्स न्यूक्लियस। एन एटम इज स्टेबल बिकॉज ऑफ इट्स न्यूक्लियस। अगर आप उसका न्यूक्लियस चेंज करेंगे, और न्यूक्लियस चेंज कैसे होता है, या तो वो प्रोटॉन गेन करे या तो वो प्रोटॉन लूज करे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो डिफाइन कर रहे होते हैं कि आपका जब एलिमेंट कौन सा है। अगर आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हो जाएंगे तो आपका एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है। अगर आपके पास कोई भी रैंडमली अगर आपको कोई चीज़ कहीं से मिले और उसके अंदर अगर आपका एक प्रोटॉन हो तो आपको यू शुड नो कि वो आपका हाइड्रोजन है। सिमिलरली हीलियम है, उसके पास 2 प्रोटॉन्स होते हैं। हीलियम के अलावा ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसके पास 2 प्रोटॉन हो। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो बेसिकली आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि आपका जो एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट है, उसका क्या नाम है। सो अगर आप प्रोटॉन्स चेंज करेंगे, अगर आप पॉजिटिव चार्जेस कोई एलिमेंट आपका गेन करेगा या पॉजिटिव चार्जेस को वो लूज़ करेगा, तो उससे को गेन या लूज़ करने से दैट एलिमेंट इज़ गोइंग टू चेंज। एलिमेंट आपका जब चेंज होता है, जब उस एलिमेंट में फिजिकल चेंजेस आएंगी, तो उस फिजिकल चेंजेस की वजह से दैट एलिमेंट दैट एटम विल बिकम अनस्टेबल, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो उसके पास 2 प्रोटॉन होने चाहिए थे, लेकिन अगर आपने उसको 3 प्रोटॉन दे दिए then it will convert from helium to nitrogen, sorry from helium to lithium। तो अब ये आपका जब कन्वर्ट हुआ तो that converted element will become unstable, और वो अनस्टेबल आपको जो न्यूक्लियस होता है that can cause an explosion। वो जो है आपका वो एक्सप्लोजन जो है वो बता सकता है। ओके, अभी तक मैं जितने आई थिंक आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर एज वेल, तो आई विल बी अपलोडिंग दिस लेक्चर ऑन द यूट्यूब एज वेल, तो आप वहाँ से इसको दोबारा से जो गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है दैट हाउ बॉडीज आर चार्ज्ड। ठीक है, अच्छा बॉडीज आपकी मैंने बता चुका हूँ, बॉडीज आपकी 2 तरह की होती हैं, या तो आपकी बॉडी इंसुलेटर होगी या फिर आपकी कंडक्टर होगी। सो आई विल बी डिस्कसिंग इंसुलेटर्स हियर। ठीक है, तो आई विल बी डिस्कसिंग इंसुलेटर्स। सो हाउ इंसुलेटर्स आर चार्ज्ड। एज यू नो कि इंसुलेटर्स होते क्या हैं। इंसुलेटर्स आर बेसिकली दोज सब्सटेंसेस that does not have free electrons in them। इंसुलेटर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, they don't have free electrons। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं और they are very tightly packed। उसके जो एटम्स होते हैं, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं and they are not free to move। so how insulators are charged। यूजुअली जब इंसुलेटर्स को हम चार्ज करते हैं तो इनको चार्ज करने का आपका नंबर ऑफ मेथड है, लेकिन जो फर्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे that first method will be charging by friction। ठीक है, फर्स्ट मेथड है इंसुलेटर को चार्ज करने का एंड दैट इज योर फ्रिक्शन। अच्छा, यू कैन चार्ज कंडक्टर्स एज वेल। आप कंडक्टर्स को भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन कंडक्टर्स को आप नॉर्मल तरीके से चार्ज नहीं कर सकते। कंडक्टर्स को चार्ज करने के लिए वी हैव एम्प्लॉयड अ स्पेशल मेथड, और वो स्पेशल मेथड है जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर द चार्जिंग ऑफ
फॉर द चार्जिंग ऑफ कंडक्टर्स, क्योंकि नॉर्मली कंडक्टर्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देम एंड इन कंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। तो आप जब भी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे, कोई चार्ज पुट करेंगे, देन दैट चार्ज विल यू नो मूव इन, चार्ज बिल्कुल आपको जब उसके अंदर मूव कर जाएगी, सो इट विल नॉट बी प्रेजेंट एट द सरफेस, उसकी सरफेस पे वो नहीं रहेगी, जिसकी वजह से वो बॉडी आपकी चार्ज नहीं होगी। लेकिन जो इंसुलेटर्स आपके होते हैं दे कैन बी इजीली चार्ज बाय फ्रिक्शन और बाय रबिंग। तो यूजली व्हेनेवर वी आर रबिंग टू थिंग्स टुगेदर, लेट्स सपोज कि आपके पास जो है वो दो चीज़ें हैं, एक आपके पास जो है वो कोई प्लास्टिक है, प्लास्टिक आपके पास जो है वो लेट्स सपोज कि प्लास्टिक आपके पास कॉम्ब है एंड यू हैव योर हेयर्स। तो जब भी आप प्लास्टिक का जो कॉम्ब होता है उसका आप अपने हेयर्स में मतलब कि चलाते हैं या करते हैं, तो उससे होता ही है कि देयर इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन द कॉम्ब विच इज़ एन इंसुलेटर एंड योर हेयर्स विच आर ऑल्सो एन इंसुलेटर। तो आपके ये दो इंसुलेटर हैं जब आपस में एक दूसरे के साथ रब करते हैं, तो बिकॉज ऑफ द रबिंग फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस्ड। जब भी आपने इफ़ यू आर रबिंग योर टू हैंड्स टुगेदर एज वेल, अगर आपने दोनों हाथों को भी आपस में रब करेंगे तो उनको आपस में रब करने से क्या होगा कि फ्रिक्शन विल बी प्रोड्यूस। एंड यू ऑल्सो नो दैट कि जब भी फ्रिक्शन होती है तो फ्रिक्शन से क्या होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो जब भी आप दो चीज़ों को रब कर रहे हैं उन दोनों के दरमियान फ्रिक्शन होगी, बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शन हीट एनर्जी विल बी प्रोड्यूस। दिस हीट एनर्जी विल बी गेन्ड बाय बोथ द ऑब्जेक्ट विच आर बीइंग रब टुगेदर। जिन दो ऑब्जेक्ट को आप आपस में रब कर रहे हो उन दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो उस हीट एनर्जी को गेन करेंगे। नाउ सिंस दीज टू मटीरियल आर डिफरेंट, आपको जो कॉम्ब है वो डिफरेंट है, प्लास्टिक का बना हुआ है, हेयर है वो आपके डिफरेंट है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस आपकी। तो इन दोनों को आप जब डिफरेंट सब्सटेंस को आपस में रब करोगे तो दे विल बोथ गेन सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। इन दोनों में से जिस सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होंगे, ये तो आपने पढ़ा है कि जब भी आप किसी सब्सटेंस को हीट करते हो, किसी एटम को हीट करते हो, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम द ऑर्बिट, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स आपके न्यूक्लियस से दूर मूव करते हैं, दे मूव टू द फारदेस्ट ऑर्बिट। जो भी उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मूव कर जाता है। इलेक्ट्रॉन आपका जितना बाहर मूव करेगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, न्यूक्लियस का जो इन्फ्लुएंस है उस इलेक्ट्रॉन पे वो उतना ज़्यादा कम हो जाएगा। सो आप इस जब रब करते हैं दो चीज़ों को तो इलेक्ट्रॉन हीट एनर्जी गेन करते हैं, और हीट एनर्जी गेन करने के बाद इट मूव्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस से जब दूर जाता है, दूर जाते जाते वो इतना दूर हो जाता है कि इट बिकम फ्री, वो बिल्कुल फ्री हो जाता है। एंड देन दैट इलेक्ट्रॉन लीव दैट सरफेस, उस सरफेस को वो लीव कर देता है, छोड़ देता है, एंड देन इट जम्प्स बैक इनटू द अदर सरफेस। एक सरफेस को छोड़ दिया इलेक्ट्रॉन ने, वो इलेक्ट्रॉन दूसरी सरफेस पे चला गया। जिस सरफेस को इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जिस सरफेस को इलेक्ट्रॉन लीव करता है, दैट सरफेस विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जिस एटम से वो इलेक्ट्रॉन आपका निकला होगा उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आओगे, कि दैट एटम विल वुड हैव बिकम पॉजिटिवली चार्ज। और वो इलेक्ट्रॉन जिस एटम के पास जाता है दूसरे मटेरियल के अंदर, वो उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, और वो क्या करता है, दैट बिकम्स अ नेगेटिव आयन, इट बिकम्स अ नेगेटिव आयन। तो इस तरीके से एक बॉडी आपकी इलेक्ट्रॉन लूज करती है और एक बॉडी आपकी इलेक्ट्रॉन गेन करती है। जो बॉडी आपकी इलेक्ट्रॉन लूज करती है दैट बिकम्स अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और जो बॉडी आपकी इलेक्ट्रॉन गेन करती है इट बिकम्स नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से फ्रिक्शन जो आपकी होती है, फ्रिक्शन से बॉडी जो आपकी वो चार्ज होती है। तो फ्रिक्शन को जब भी आपसे मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि हाउ बॉडीज आर चार्ज बाय फ्रिक्शन और बाय रबिंग, तो इसका रीज़न आपने यही 2-3 पॉइंट आप इसमें मेंशन करने हैं कि व्हेनेवर टू बॉडीज आर रब टुगेदर फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन दोज टू बॉडीज। Because of this friction, heat energy is produced, which is gained by both the objects. The object which has loosely bound electrons will lose an electron and become positively charged. This electron will be gained by the other object, and by gaining that electron, the object will become negatively charged. तो इस तरीके से जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, और इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की वजह से आपकी जो बॉडीज होती हैं, योर बॉडीज गेट्स चार्ज्ड। अच्छा, इससे फिर जो है वी हैव सम कंक्लूजन।
ठीक है। तो आपको जो मैंने भी आपको एक्सपेरिमेंट बताया कि जिसमें आप दो चीज़ों को आपस में रब करते हैं और रब करने के बाद जो है वो एक बॉडी आपकी जो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, एक बॉडी आपकी नेगेटिव चार्ज हो जाती है। इस एक्सपेरिमेंट से वी हैव अ नंबर ऑफ कंक्लूजन्स। फर्स्ट कंक्लूजन आपका ये है कि फ्रिक्शन जो आपकी होती है, व्हेनेवर देयर इज सम फ्रिक्शन गोइंग ऑन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, फ्रिक्शन ऑलवेज प्रोड्यूसेस टू काइंड्स ऑफ चार्जेस on different materials। ठीक है। तो जब भी आप दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो उनके दरमियान जो फ्रिक्शन होती है, इस फ्रिक्शन की वजह से आपकी टू डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस जो आपकी प्रोड्यूस होती हैं, और ये जो आपकी डिफरेंट काइंड चार्जेस प्रोड्यूस होती हैं डिफरेंट मटेरियल्स पर होती हैं। यानी आप दो मटेरियल को रब कर रहे हैं, एक मटेरियल पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा फ्रिक्शन, और एक मटेरियल पे आपका वो नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने और याद रखनी है कि इफ यू आर रबिंग टू सेम थिंग्स टुगेदर, अगर आप दो सेम चीज़ों को आपस में रब करेंगे तो वो जो सेम चीज़ें दे विल नेवर प्रोड्यूस दिस फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, वो कभी भी चार्ज नहीं होगी। यानी अगर आपके पास दो ग्लास के रूलर हैं, इफ़ यू हैव टू रूलर्स, प्लास्टिक रूलर्स, अगर आप उन दोनों प्लास्टिक रूलर्स को आपस में रब करोगे तो कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो मटेरियल्स हैव टू बी डिफरेंट। अगर एक प्लास्टिक का रूलर है देन द सेकंड थिंग हैज़ टू बी सम क्लॉथ, सेकेंड थिंग हैज़ टू बी वूल, सेकेंड थिंग हैज़ टू बी योर हेयर। तो इस तरीके से आप जब भी दो ऑपोजिट डिफरेंट मटेरियल्स को रब करते हैं तो दोनों मटेरियल्स पे डिफरेंट चार्जेस आपकी प्रोड्यूस होती हैं। दैट इज द फर्स्ट कंक्लूजन जो कि आपने इस एक्सपेरिमेंट से ऑब्टेन किया। सेकेंड कंक्लूजन जो मुझे यहाँ पे मिला कि ये आई थिंक आपने पढ़ा भी होगा कि आपकी जो लाइक चार्जेस होती हैं दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज है वो दूसरे नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो लाइक चार्जेस जो आपके होते हैं दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर। इसी से हम कंक्लूजन जो वो थर्ड कंक्लूजन पे अपना कह सकते हैं, इफ लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर तो अनलाइक चार्जेस जो आपके होते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अनलाइक चार्जेस है वो आपस में एक दूसरे को अटैक करते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हमेशा एक दूसरे को अटैक करेंगे। फोर्थ कंक्लूजन जो हमने यहाँ पे निकाला वो ये है आपका कि देयर आर ओनली टू काइंड ऑफ चार्जेस। ठीक है, सिर्फ दो तरह की आपकी चार्जेस, क्योंकि आपने दो बॉडी को रब किया था तो आपकी सिर्फ दो ही तरह की चार्जेस थी, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज था। देयर वाज नो थर्ड चार्ज। तो जो न्यूट्रल आपका, जिसको आप कहते हैं कि आपकी बॉडी न्यूट्रल हो गई, दैट न्यूट्रल मीन्स इट हैज नो चार्ज, इट इज नॉट अ चार्ज। तो न्यूट्रल मीन्स नो चार्ज। सो यूजुअली वी हैव टू टाइप ऑफ चार्जेस, वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड वी हैव अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस कंक्लूजन या ये एक्सपेरिमेंट तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ। सर जब हम वो रब करते हैं तो उसमें जो एटम्स लूजली पैक्ड हो वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं जी, क्योंकि सिंस यू आर रबिंग टू डिफरेंट मटेरियल्स, सो हर मटेरियल जो होता है उसका जो एटॉमिक अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। उसकी जो फोर्सेस होती हैं, एटॉमिक फोर्सेस होती हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। सो उसका जो वो डिफरेंट क्यों होती हैं? वो डिफरेंट होती हैं बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं वो आपके हाइड्रोजन एटम के अंदर होती हैं, या कि इन अदर वर्ड यू कैन से कि आपके हाइड्रोजन में और हीलियम में होती हैं। रीज़न उसका ये है, इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के बहुत करीब होता है। तो आप इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा न्यूक्लियस से दूर जाएगा उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होती जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन से दैट कि अगर आपके दो डिफरेंट मटेरियल्स हैं तो उन दोनों का एटॉमिक अरेंजमेंट डिफरेंट है, दे हैव डिफरेंट एटॉमिक अरेंजमेंट, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उसका जो इलेक्ट्रॉन है कुछ मतलब अगर एक सब्सटेंस है उसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से करीब होगा तो डेफिनेटली इट विल बी हैविंग अ स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। दूसरा अगर आपका मटेरियल है उसका इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि वो दूर हो, किसी हायर ऑर्बिट में हो, तो जब उसका इलेक्ट्रॉन दूर होगा तो
उस इलेक्ट्रॉन के दरमियान और आपके प्रोटॉन के दरमियान, उस न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपकी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन आपका ईजिली लूज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू दैट इलेक्ट्रॉन जिसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आपकी वो ज़्यादा है। तो जब भी आप दो मटेरियल को रब करते हैं तो जिस इलेक्ट्रॉन के बीच आपकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो आपकी कम होती है, वो इलेक्ट्रॉन आपको जो होता है दैट इज़ द वन जो कि आपका लॉस्ट होता है। और वो इलेक्ट्रॉन जब आपका लॉस्ट होता है तो वो दूसरी जो मटेरियल होते हैं जिसको क्या आप रब कर रहे हैं उसके पास चला जाता है, उस मटेरियल में चला जाता है, बिल्कुल हवा में नहीं चल जाता। ठीक है, ठीक है उमर? ओके सर। ओके, सो ये हमने अभी कर लिया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इलेक्ट्रिक चार्ज मैंने आपको बता दिया, देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज जो आपकी दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज जो आपकी है वो आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी है। सो वी कैन मेजर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजरमेंट करने के लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं दैट यूनिट इज कूलम्स। कूलम्स इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। उसका जो सिंबल है दैट सिंबल इज कैपिटल सी। सो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम हमेशा मेजर कर रहे होते हैं कूलम्स के अंदर। अच्छा, कूलम को डिफाइन करने के लिए क्या होता है, हाउ कैन यू डिफाइन वन कूलम? वन कूलम इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ओके सॉरी क्या कह रहा था मैं, यस वी विल डिफाइन कूलम। अच्छा, यूजली जो चार्ज होती है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे आपकी जो चार्ज होती है वो होती है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19। ठीक है, दिस इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, फ़र्क क्या होता है? फ़र्क सिर्फ ये होता है कि चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पर होती है वो आपकी नेगेटिव होती है, मैथमेटिकली जब हम लेते हैं उसको हम नेगेटिव लेते हैं, और जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन होती है वो आपकी होती है प्लस 1.6 10 रेज़ टू द पावर -19। यानी कि जो न्यूमेरिकली अगर आप बात करें तो न्यूमेरिकली इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे चार्ज सेम होती है, लेकिन सिर्फ फर्क क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होती है उसको हम नेगेटिव यूज करते हैं, प्रोटॉन की चार्ज को हम पॉजिटिव यूज करते हैं। अच्छा, हाउ कैन यू डिफाइन वन कूलम? कूलम तो मैंने आपको बता दिया। नाउ वी कैन डिफाइन वन कूलम कितनी होती है। इफ यू हैव 6.25 into 10 raised to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। अगर आपके पास ये जो मैंने नंबर लिखा हुआ है 6.25 10 to 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं या प्रोटॉन्स हैं, देन देयर combined charge will be equal to 1 कूलम। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास 6.25 10 to 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं या प्रोटॉन्स हैं तो उनकी जो कंबाइंड चार्ज होती है, जो ओवरऑल चार्ज होगी, उसको आप 1 कूलम के बराबर कहेंगे। यू कैन कॉल इट एज 1 कूलम। ठीक है, एनी प्रॉब्लम विद दिस? अच्छा, इस चीज को आप जो है वो इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। यू कैन वेरीफाई लाइक दिस। ओके, हाँ, यू कैन वेरीफाई लाइक दिस।
लेट्स सपोज कि मैं करता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रेशो चार्ज, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रेशो चार्ज, मैं रेशो सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है, इफ़ आई हैव वन इलेक्ट्रॉन, उस पर जो चार्ज है वो है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19, ये एक इलेक्ट्रॉन पे इतनी चार्ज है। अगर मेरे पास 6.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उन पे x चार्ज होगी, ठीक है। ये रेशियो सिस्टम आई थिंक यू मस्ट हैव, आपको ये सब पता होगा इसके बारे में। तो आप जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि आप x के लिए वैल्यू फाइंड करते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ रही है आप लोगों की, ज़रा कैलकुलेट करके मुझे जल्दी बताओ ज़रा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 नहीं था। सॉरी क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 नहीं था। -1.6 था, लेकिन मैंने कहा जब भी आप न्यूमेरिकली सॉल्व यूज़ करते हैं तो आप नेगेटिव साइन यूज़ नहीं करते। नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो कर रहा था कि आपका ये इलेक्ट्रॉन है, और पॉजिटिव साइन ये शो कर रहा था कि ये प्रोटॉन है। इसके अलावा नेगेटिव और पॉजिटिव को आप मैथमेटिकली कैलकुलेशन में यूज़ नहीं कर रहे होते, ठीक है। दोनों की चार्ज न्यूमेरिकली सेम है, 1.6 टेंस टू -19, लेकिन अगर इस 1.6 टेंस टू -19 के साथ माइनस लगा हुआ तो आप चीज़ कंफर्म करेंगे कि दिस इज एन इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर प्लस लगे तो आप उसको प्रोटॉन कहेंगे इसको, ठीक है। अदरवाइज दे आर नॉट चेंज। अब जरा मुझे जल्दी से कैलकुलेट बताओ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास। मैंने कर भी लिया, जल्दी बताओ व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या हो गया, सो गए सारे? गुड इफ्रा, वेरी गुड। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो यू कैन सी कि आपका इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इफ यू हैव 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, अगर आपके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उन इलेक्ट्रॉन्स की जो चार्ज होगी, ठीक है, दैट चार्ज विल बी इक्वल टू 1 कूलम। सो दिस इज a mathematical you can say explanation या mathematical proof, mathematical verification कि आपके जो 1 कूलम है वो कितने इलेक्ट्रॉन या कितने प्रोटॉन्स की चार्ज के बराबर होते हैं। तो आपने ये जो नंबर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 6.25 10⁻18, दिस नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस नंबर कि ये जो नंबर है ये शो कर रहे हैं, ये नंबर शो कर रहे हैं कि अगर आपके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो 1 कूलम के बराबर होंगे। यूजली जो 1 कूलम है, यूजली जो कूलम होता है, इवन वन कूलम इज़ वेरी लार्ज चार्ज, ये बहुत बड़ी चार्ज है। और जितने भी हमारे यू कैन से कि अप्रेंटिसेस होते हैं जिसमें कि हमारी चार्ज होती है, वी कैन नॉट अचीव दिस चार्ज ऑफ 1 कूलम। 1 कूलम की चार्ज भी अचीव नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के अंदर। यूजली वी मेजर चार्ज इन माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम, ठीक है, किलो नहीं होता, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम, और इसके अलावा क्या होता, मिली कूलम, ठीक है। अच्छा, ये जितने भी मैंने यहाँ पे यूज़ किए हुए ना, माइक्रो, नैनो, पिको एंड मिली, ऑल दीज आर योर प्रीफिक्सेस, ये सारे सारे आपके प्रीफिक्स हैं। एंड आई थिंक क्लास 9th में आपको प्रीफिक्स सारे सारे याद होंगे। माइक्रो जो होता है इसकी क्या वैल्यू होती है, माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁻6। सिमिलरली नैनो जो आपका होता है इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁹ पीको जो होता है इसकी वैल्यू आपकी होती है
10⁻⁻12 मिली जो आपका होता है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻³ तो एज यू कैन ईजिली सी कि हमारी जो नॉर्मली घरों में जो हम इंस्ट्रूमेंट्स अपने यूज़ करते हैं उसमें जो नॉर्मली हम चार्ज स्टोर कर सकते हैं वो हम इन यूनिट्स में कर सकते हैं, इन प्रीफिक्सेस में कर सकते हैं। या तो हमारी चार्ज माइक्रो में होगी, नैनो में होगी, पीको में होगी, मिली में होगी। वी कैन नॉट अचीव चार्ज कूलम, इवन 1 कूलम इज नॉट अचीवेबल बाय अस। और 1 कूलम अगर अचीवेबल है तो जो हायर आपके प्रीफिक्स हैं, पॉजिटिव में आपके प्रीफिक्स हैं, वो यूजुअली हम यूज़ नहीं करते हैं कूलम के साथ, बिकॉज उतनी चार्ज हम स्टोर नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली दैट इज़ नॉट पॉसिबल, थ्योरेटिकली तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सो यूजुअली जो हमारी चार्ज होती है किसी भी बॉडी के अंदर, वो चार्ज हमारी इन मल्टीपल्स में होती है, इन सब मल्टीपल्स में होती है, माइक्रो होती है, नैनो होती है, पीको होती है, मिली होती है। तो ये वो यूनिट्स हैं जिन यूनिट्स में हम जो अपना चार्ज होती है उसको मेजर करते हैं। तो यूजुअली जो हमारी चार्ज होती है वो माइक्रो कूलम ज़्यादातर होती है या फिर आपकी नैनो कूलम होती है। तो अच्छा, चार्जेस जो होती हैं इनको स्टोर करने के लिए इन अ डिवाइस, इनको चार्जेस को स्टोर करते हैं हम एक डिवाइस के अंदर, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर आपका एक डिवाइस होती है जो कि यूजुअली आप नॉर्मल लाइफ में आपने कई जगह देखी होंगी, आपकी यूज़ हो रही होती हैं। ये जो कैपेसिटर होते हैं दे आर द वन जो कि आपकी चार्जेस स्टोर कर रही होती हैं। जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कैपेसिटर की वो है फ़ैन। आपके जो फ़ैन होते हैं, सीलिंग फ़ैन हो गए या पेडेस्टल फ़ैन हो गए, जो भी आपके फ़ैन्स होते हैं, फ़ैन्स में और मोटर्स में आपके कैपेसिटर जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं। अच्छा, पर्पस इसका वही होता है कि आपका फ़ैन में और मोटर में ये जो कैपेसिटर आपके होते हैं दे आर स्टोरिंग सम चार्ज। अगर आपने कभी फ़ैन अपना खोल के देखा होगा तो उसके अंदर आपका ब्लैक कलर का या रेड कलर का यूजुअली आपका एक सर्कुलर होता है, कभी ये आपका स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में आपका एक कैपेसिटर होता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, 2.5 माइक्रोफैरड है, 3.5 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड है। तो यूजुअली जो हमारे जो मोटर्स होते हैं और फैंस होते हैं उसमें हमारी ये डिवाइस यूज़ होती है कैपेसिटर की, जो कि चार्ज स्टोर कर रही होती है और जितनी भी चार्ज उसने स्टोर करनी होती है, जितने भी कूलम चार्ज उसने स्टोर करनी होती है वो उस डिवाइस में कर रही होती है। तो यूजुअली वी हैव अ कैपेसिटर जो कि चार्जेस हमारी जो है वो स्टोर कर रहा होता है। ठीक है, तो एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग कूलम? जी, कूलम के बारे में बेटा, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी राइट नाउ। सर स्क्रीन थोड़ी ऊपर करें। यार मैंने क्या शेयर किया है? मेरे ख्याल से तो आपको सिर्फ और सिर्फ नहीं नहीं, मतलब स्क्रॉल करें ऊपर। ओके, ये बोल रहा है। हाँ, थोड़ा नीचे करें, वो क्रॉस मल्टीप्लाई जहाँ पे हो रहा था उधर आए। ओके, ये मैं आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे। हाँ सर, वो माइनस नहीं होगा चार्ज इलेक्ट्रॉन वाला? तुम अभी जागे हो, मैंने बताया कि चार्ज आपका है तो इलेक्ट्रॉन, लेकिन नेगेटिव होता है, लेकिन नेगेटिव का साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन है। मैथमेटिकली हम नेगेटिव साइन यूज़ नहीं करते, मैथमेटिकली आप यूज़ को पॉजिटिव ही करते हैं। अच्छा, तो मतलब फिर तो कैलकुलेशन में अगर प्रोटॉन भी होता तो फर्क तो पड़ता नहीं? फ़र्क तो पड़ता ही नहीं, कैलकुलेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों की चार्ज बराबर है ना। अगर आप इसको प्रोटॉन के लिए करते तब भी यही होता, इलेक्ट्रॉन के लिए करते तब भी यही होता। सिर्फ माइनस का जो साइन आप यूज़ करते हैं इस चार्ज के साथ यहाँ पे आपका जो माइनस साइन ये यूज़ होता है, ये माइनस साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि आपका पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन है, बस, इसके अलावा कुछ शो नहीं कर रहा। ओके सर, ठीक है। सो दिस इज़ योर कैपेसिटर एंड ऑल दीज टॉपिक्स। सर क्या मेरी आवाज़ यूट्यूब पे जाएगी? यस, जाएगी। ओके सर। यस सर, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो जो रेशियो मेथड है उससे हम चार्ज निकालते हैं और फिर चार्ज निकालने के बाद ये माइक्रो ये सब ये कॉलम वाले यूनिट्स हैं, इसमें हम कॉलम में ये मैंने आपको बताया कि ये आई वेरीफाइड, ये मैंने वेरीफाई किया कि अगर आपके पास इतने इलेक्ट्रॉन हैं 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनकी चार्ज जो कंबाइंड चार्ज होती है 1 कूलम के बराबर होती है। ये मैंने यहाँ पे वेरिफिकेशन किया इसका। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज इतनी है, बट इफ यू दिस मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो उसकी जो चार्ज है वो 1 कूलम होगी। तो ये मैंने यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन यहाँ पे इसका किया था, तो ये यू हैव टू रिमेंबर दिस।
अच्छा, नीचे जो मैंने यूज़ किए हुए माइक्रो, नैनो, पिको और मिली, ऑल दीज आर योर यू कैन से प्रीफिक्सेस, या आपके प्रीफिक्सेस हैं जो कि शो कर रहे होते हैं कि चार्ज आपकी कितनी ज़्यादा है या चार्ज आपकी कितनी कम है। तो चार्ज की कितना ज़्यादा है चार्ज और कितना कम है वो शो करने के लिए हम ये प्रीफिक्सेस यूज़ कर रहे होते हैं। तो यूजली आप में जो चार्ज होती है वो बहुत कम होती है, इवन 1 कूलम चार्ज भी आप स्टोर नहीं कर सकते हो, ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। चार्ज आपकी हमेशा जो होती है वो 1 कूलम से कम ही होगी, नेगेटिव में होती है नॉर्मली, यानी कि 0 से कम होती है, आपकी 0.000 होती है। तो इस तरह आपकी चार्जेस होती हैं। तो वो चीज़ शो करने के लिए जो है वो या मैंने ये प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं यूजली हमारे, वी हैव माइक्रो, मिली, पिको और नैनो, ये सारे हमारे वो प्रीफिक्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट द चार्ज। ठीक है। अच्छा सर, ये लास्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि रेशियो वाले मेथड में हम लोग वो वाला यूज करेंगे 1 कॉलम वाला, या फिर जो आपने शुरू में यूज किया था वो यूज करेंगे? शुरू में कौन सा बेटा यूज़ किया था और 1 कॉलम वाला कौन सा था? एक तो था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका चार्ज आपने लिया था 1.6 10 जी पावर हाँ, वाला। बिल्कुल। फिर आपने जब वेरीफाई कर लिया ये x की वैल्यू जो 1 कॉलम आई, तो हम ठीक ये है वाला रेशियो मेथड में डालेंगे या फिर पहले ही वाला जो आपने किया हुआ है? बेटा, यही वाला आप डाल लो, पहले वाला मैंने कोई नहीं किया हुआ है। ठीक है, आपने ये वाला मेथड करना है कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतनी चार्ज है, अगर इतने इलेक्ट्रॉन होंगे उन पे कितनी चार्ज होगी, बस सिंपल। सही है, सही है। आप इसको सिंपल, आपने रेशियो मैथ में आपने किया होगा ना कि अगर एक सेब जो है वो 10 रुपए का है तो 10 सेब कितने के होंगे, पता चल जाएगा आपको मल्टीप्लिकेशन हाँ करने से। हाँ, तो ये सही है, सेम सही फिनोमेना है, मैंने समझ यही में किया आ इसका। गया। ठीक है, सही है। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? Okay, I think that